हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 लेकर आई हूं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो वाला पार्ट देखिए, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आइएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, उसका क्षेत्रफल, उसकी आबादी, उसके प्रमुख शहर, इन सब के बारे में अच्छे से बता दिया था। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको उसकी विशेषताएं, वो किस नदी के किनारे बसे हैं, वो क्या क्या चीज़ें अपने में इम्पोर्टेंट्स रखते हैं, तो ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो आज हम इसके अवशेष पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि अवशेष की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो अवशेष ही तो ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से पता चलता है, ठीक है। वरना अगर हमें अवशेष नहीं मिलते तो हम कैसे पता लगा सकते थे? हम खुदाई कर लेते, हमें वहाँ से कोई अवशेष ना मिलते तो हम कैसे पता लगा सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी? तो इसलिए अवशेष का हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ा महत्व रहा है। अब हमारे से एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई अन्नागार कहाँ से मिले हैं, स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत सारी सोर्सेज से इसके नोट्स बनाए हैं, आप इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो अपने नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि जितना आप रिपीट करते हैं, जितना आप लिखते हैं, आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओगे। क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं, जिनमें अनेकों तरह की सामग्री हमें मिली है, जो कि हमें इस सभ्यता की क्या कराती है? पहचान कराती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या था? सबसे बड़ा शहर था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। अब आप सोचेंगे कि मैम इसे मुर्दों का टीला क्यों कहते हैं? तो इसे मुर्दों का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्तूप टाइप मिला है, मतलब जैसे टीला बन जाता है तो एक स्तूप टाइप मिला है। और ऐसे ही जब आगे बढ़ते गए हम तो वहाँ पे बहुत सारे स्तूप मिले हैं, तो उसी को ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मुर्दे दबा दिए हों। तो उसी को देखते हुए क्या कह दिया है हमने? इसे मुर्दों का टीला कह दिया है। इसकी खोज किसने की थी? मैंने आपको पहले भी बताया था, रखाल दास बनर्जी। कैसे याद रखेंगे? दास क्या जोड़ते हैं? हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अब मोहनजोदाड़ो पहले, अब मतलब पाकिस्तान हो गया है, लेकिन पहले ये सब पूरा हिस्सा भारत में आता था। मैंने आगे इसके आपके लिए एक मैप भी बनाया है जिसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये कहाँ था? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ के प्राप्त अवशेष हैं, एक तो है विशाल स्नानागार, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लगभग बहुत गहरा, बहुत सुंदर स्नानागार था, जिसका प्रयोग वो किस में करते थे? धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में करते थे। तो ये सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सेकंड, अन्नागार। यहाँ से बहुत सारे अन्नागार भी मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी जो फूड मटेरियल है उसे इकट्ठा कर कर रखते थे। इसके बाद आता है कांसे की नृत्य की मूर्ति। मतलब यहाँ पे इस टाइम के लोग किससे परिचित थे? कांस्य से परिचित थे, कांस्य से परिचित थे। तो इसलिए वहाँ से मतलब नाचती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है, मतलब उस समय वो डांस से भी क्या थे? परिचित थे। उसके बाद आता है पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति। मतलब अब देखिए आप, शिव की पूजा उस समय से आज तक चली आ रही है, तो मतलब वो लोग भी क्या करते थे? शिव जी भगवान की पूजा करते थे। उसके बाद आता है सूती कपड़े के अवशेष, मतलब वो कपास से भी परिचित थे। इतनी ज़बरदस्त सभ्यता कि वो हर चीज़ से परिचित थे, तो वो सूती कपड़े, कपास से भी परिचित थे। इसके बाद सभा भवन, मतलब ऐसे होता होगा कि कोई
वहाँ का एक कबीले का कोई राजा होगा, वो सारी सभा इकट्ठा करता होगा, सब फिर डिस्कस करते होंगे। तो ऐसा ही क्या मिला है, सभा भवन मिला है। उसके बाद पुरोहित आवास, जो धार्मिक कर्मकांड वगैरह करते हैं उनके लिए भी आवास बने हुए थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मंदिर के अवशेष नहीं है, बस जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अवशेष हैं। वो आपसे पूछ लेता है कि मंदिर के अवशेष हैं या नहीं है, तो मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। फिर आता है स्वास्तिक। आज हम स्वास्तिक बनाते हैं ना अपने दरवाजे पर, तो वो जो स्वास्तिक है उसका भी हमें कहाँ से पता चला है, वो कहाँ से पता चला है, मोहनजोदाड़ो से पता चला है। इसके बाद घोड़े के दांत भी वहाँ से मिले हैं, ऊपरी परत से वहाँ की, मतलब वो घोड़े से भी परिचित थे। यातायात के साधनों में या किसी भी तरह वो घोड़े का उपयोग करते थे, कहने का मतलब ये है। मृदबाण मिले हैं काले व लाल रंग के, मतलब वो रंग भी जानते थे कि ये वाला रंग होता है, ये वाला होता है। तो कैसे रंग के मिले हैं, मृदबाण मिले हैं, वो सुंदर बनाना जानते थे चीज़ों को। ठीक है, तो मृदबाण मतलब मैंने आपको बताया है कई बार, क्या होते थे, ऐसे बर्तन से होते थे। इसके बाद मोहर मिली हैं। मोहर कैसे मिली हैं, चाकोर भी मिली हैं, वर्गाकार भी मिली हैं और बेलनाकार भी मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नोट के रूप में जो भी मैं लिखती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो नोट में लिखा हुआ है वो क्या है, मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है हड़प्पा। अब किसकी, हमने मोहनजोदाड़ो की बात कर ली, अब भाई इसकी जुड़वा बहन की बात कर लेते हैं। तो जुड़वा बहन इसकी क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी वो कब की थी, 1921 में की थी। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। ये चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर की हुई हैं, तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, कि वहाँ से क्या क्या पता चला है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती थी, वहाँ के लोग कैसे थे, कैसे निवास करते थे। तो सबसे पहले शंख का बना बैल, मतलब शंख से भी वो परिचित थे, उससे बना हुआ बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, मतलब स्त्री का जो गर्भ होता है उससे पौधा निकला हुआ बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो धरती माँ थी उसे क्या मानते थे, माता के समान मानते थे। तो इससे हमें ये पता चलता था कि उस टाइम भी वो धरती माता की पूजा करते थे। इसके बाद आता है गेहूं और जौ के साक्ष्य, मतलब खाने के लिए गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं और जौ के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, शतरंज के साक्ष्य, मतलब वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शतरंज वगैरह भी खेलते थे। इसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। इसके बाद आता है ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, मतलब बैठने के लिए ऐसे बना देते थे, जैसे गुरुकुल वगैरह में जिस पे गुरु बैठते हैं, ऐसा ही चबूतरा उस टाइम भी मिला है। इसके बाद आता है मछुआरे के चित्र, मतलब मछली पकड़ना, ये सब कार्य भी वहाँ पे होता था। नेक्स्ट आता है पीतल का बना इक्का, मतलब वो किससे, कॉइन्स से भी परिचित थे, सिक्कों से भी परिचित थे। तो वहाँ से कैसा इक्का मिला है, पीतल का, पीतल जो धातु होती है उसका इक्का मिला है। पत्थर के पुजारी की मूर्ति, मतलब जो पत्थर से बने हुए एक पुजारी बनाए गए हैं, एक मूर्ति बनाई गई है, मतलब वहाँ पुजारी की भी बहुत मान्यता थी। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो सामग्री है तो वो सारी हमें प्राप्त हुई है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद आता है लोथल। लोथल की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर SR राव ने लोथल की खोज की थी। कब की थी, 1954 ईस्वी में की थी। जो लोथल है वो कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं लोथल से। तो सबसे पहले लोथल क्या है, बंदरगाह। बंदरगाह तो होगा ही भाई, क्योंकि यहाँ कहाँ है, ये क्या चीज़ हो गई हमारी, गुजरात के तट पर स्थित है ये। तो यहाँ पे सारा क्या है, समुद्र है, तो ये क्या हो गया, ये बंदरगाह था एक। इसके बाद आता है धान और बाजरे के साक्ष्य। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, धान वगैरह बोने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। तो लोथल में क्या होता था, पानी की कोई कमी ही नहीं थी, तो उसी को लेकर जो धान की खेती वहाँ पे सर्वाधिक होती थी। इसके बाद अग्निकुंड भी मिले हैं, मतलब उस टाइम यज्ञ वगैरह भी होते थे। मनके का कारखाना मिला है, जो मन का होता है उसका कारखाना मिला है। मिट्टी की नाव मिली है,
भाई जब बंदरगाह है तो नाव तो होगी, वरना बंदरगाह का यूज़ क्या है। लेकिन वो कैसी मिली है, मिट्टी की मिली है। इसके बाद आटा पीसने की पत्थर चक्की, कि आटा वो पीस कर खाते थे, मतलब वो रोटी बनाना ये सब का भी उन्हें ज्ञान था, तो आटा पीसने की चक्की भी मिली है। रंगाई कुंड, जहाँ पे वो अलग अलग तरह की रंगाई करते थे चीज़ों को, वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए। इसके बाद मृद भांड पर पंचतंत्र की कहानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो उनके मृद भांड थे, बर्तन थे जो उनके, उन पे भी क्या था, कहानी लिखी हुई थी। कितनी ज़बरदस्त सभ्यता थी। इसके बाद आता है फारस की मोहर, मतलब जब बंदरगाह है तो बाहर के लोग यहाँ पे क्या करते थे, व्यापार करते थे। जब व्यापार करेंगे तो पैसे भी देंगे। तो जो फारस के लोग थे, ऐसा माना जाता है कि जो फारस के लोग थे वो समुद्री रास्ते से आकर लोथल रुकते थे, लोथल से अपना सामान ले जाते थे और यहाँ पे क्या दे के जाते थे, मुद्रा दे के जाते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार करते थे। तो जो फारस की मोहर है वो कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल ने और बीके थापर ने। इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको याद है। अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है, काली से बना है, काली और बंगा मतलब बैंगल। चूड़ी को क्या कहते हैं, बैंगल कह देते हैं ना। तो ऐसे ही काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या मिले हैं, हल से जोते हुए खेत मिले हैं, मतलब भाई उनके पास हल भी था। बहुत अचंभे की बात है कि उनके पास उस टाइम में भी हल था, तो वो हल से खेत जोतते थे। तो जुते हुए खेत मिले हैं, ऐसे लाइन लाइन हुई हुई। उसके बाद हवन कुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। अब हवन कुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा से ही मिला है। लिंग पूजा होती थी, शिवलिंग जी की पूजा करते थे, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अलंकृत ईंटों का प्रयोग होता था, मतलब जो ईंट थी, जो कच्ची ईंटें थी, उन्हें क्या था, ऐसे फूल वगैरह बना दी, उनकी पत्ती बना दी, इस सब का प्रयोग होता था। पूर्वी व पश्चिम दोनों दुर्गीकृत चबूतरा मिला है। मैंने आपको बताया था कि उस टाइम के जो शहर थे वो दो भागों में विभाजित थे, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। लेकिन जो पश्चिमी भाग था उस पर दुर्गीकरण होता था, लेकिन जो पश्चिमी भाग था उस पर, जो पूर्वी भाग था उस पर नहीं होता था। लेकिन इसमें दोनों पे दुर्गीकरण हुआ है। और ऐसा कौन सा शहर मैंने आपको बताया था जिसके 3 भागों में जो विभाजित था, वो था धोलावीरा। वो किसमें था, उच्च, मध्य और निम्न, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भूकंप के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो भी कालीबंगा से मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि भूकंप आया था जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो खाली एक मात्र ऐसा शहर है जहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद आता है आपका बनवाली। बनवाली की खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट जी ने की थी। अब जो आ रहे हैं, जो आगे शहर मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ओवरव्यू के लिए मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। और कहीं से कुछ भी आ जाता है तो आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है, मिट्टी का बना हल मिला है। अब जुते हुए खेत तो कहाँ से मिल गए, जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिले थे, आप मुझे बताइएगा, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैंने आपको अभी ही पढ़ाया है, ठीक है। अब मिट्टी का हल भी मिला हुआ है। इसके बाद सरसों के ढेर भी मिले हैं और जौ भी मिली है। सेल खड़ी की मुद्राएं और मोहरें भी यहाँ से मिली हैं। मतलब सेल खड़ी की जो मोहरें थी, कोई भी चीज़ जब इंडिया से बाहर जाती थी तो आज भी हम मोहर लगा के भेजते हैं, उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया। तो ऐसे ही उस टाइम वो क्या करते थे, कोई भी चीज़ यहाँ से भेजते थे तो उस पर ठप्पा लगा देते थे, मोहर लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद आता है जल निकासी का अभाव। वहाँ पे जल निकासी का अभाव था। मैंने आपको जब जल निकासी की जो इसकी विशेषताएं पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था सिर्फ एक बनवाली ऐसा शहर है जहाँ पे नालियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जे.पी. जोशी ने। ये 3 भागों में विभाजित है, मैंने आपको अभी बताया, उच्च, मध्य और निम्न। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब वहाँ पे स्टेडियम, वहाँ पे लोग बाग जब खेल खेलते होंगे या जो भी कार्य करते होंगे तो वहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इतने प्राचीन समय में भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, आप सोचिए जरा कि कितनी विकसित सभ्यता थी। इसके बाद अभिलेख भी मिले हैं।
मतलब अभिलेख का क्या यूज़ होता है, अगर हमें जनता को कोई भी संदेश देना होता है तो ऐसा अभिलेख होता है जो अशोक के टाइम में हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे अभिलेख तो बहुत पहले विकसित हो चुके थे। तो ये कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टेडियम के साक्ष्य और अभिलेख दोनों इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट लिख दे रही हूँ, आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है सुत कोतड़ा। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, जगतपति जोशी जी ने की थी। यहाँ से क्या मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कई बार पूछ लेता है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, तो सुत कोतड़ा से मिले हैं। एक विशेष प्रकार का कब्र गृह मिला है, मतलब कोई अलग तरीके से दफनाया गया होगा शायद। इसके बाद आपका आ जाता है रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की थी, MS वत्स ने की थी। यहाँ से क्या मिला है, धान की भूसी के ढेर मिले हैं। जब धान करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भूस निकलता है एक अलग तरह का, तो उसके ढेर लगे हुए मिले हैं। मतलब वो धान का छील के उसे अच्छे से तैयार कर कर तब खाते थे। बिल्कुल आज की जैसे सिमिलर लग रही है ना दोस्तों आपको ये, मतलब उस समय और आज के समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ 19-20 का अंतर है, अदरवाइज बिल्कुल सेम सी ही है। इसके बाद कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, मतलब कच्ची ईंटों की क्या बना देते थे, दीवारें बना देते थे। उसके बाद नालियाँ मिली हैं, जो मैंने आपको बताया है, मृदभांड मिले ही हैं। अब देखिए, अब हमारा इंडिया कैसा है मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, जब बहुत प्राचीन समय, तो भाई ये वाला हिस्सा भी हमारा ही था, हमारा था। तो उसी को देखते हुए मैंने पुराने हिसाब से ये मैप बनाया है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से कौन कौन से शहर स्थित हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, हड़प्पा। कहाँ, पंजाब का जो क्षेत्र है। ये क्या हो गया, आलमगीर पुल, जो आपका यूपी वगैरह का हो गया। ये कालीबंगन इसी के पास स्थित है। फिर आता है कोटदीजी, चंदहूदड़ो और लोथल। लोथल कहाँ आ गया, गुजरात का एरिया आ गया। रंगपुर भी लोथल के पास स्थित है। और ये कोटदीजी और ये चंदहूदड़ो है, ये कहाँ आ गया, राजस्थान में आ गया आपका। इसके बाद सुतकोतरा था जो आपका। इसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान वगैरह में स्थित है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। आप चीज़ों को मैप से या किसी भी चीज़ों से इंडिकेट करके याद करिएगा, वो चीज़ आपको आई थिंक बहुत अच्छे से याद रहेगी। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, अब आपको जैसा सही लगे आप ऐसे याद करिएगा। अब देख लेते हैं कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, मैंने वो एक साइड रख दी है, आप उसे पढ़ें ध्यान से। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ देखते चलें। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। मतलब वो द्रविड़ जाति के थे और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए थे। एक विस्तृत नगरीय सभ्यता है, ये हमने देख ही लिया भाई, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है कि नगरीय तो हो गई, जब यहाँ पे इतनी विकसित थी तो नगरीय तो हम इसे कहेंगे ही। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता की लिपि। लिपि कैसी थी, भावचित्रात्मक थी। मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। तो इसकी लिपि को क्या कहते थे, वेस्टोफोदेन कहते थे, आपको याद होगा, याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। उसके बाद आता है यहाँ की मुख्य फसल क्या थी, गेहूँ और जौ थी यहाँ की मुख्य फसल। सिंधु सभ्यता के लोग भाई उस टाइम रसगुल्ले वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे, मीठे में शहद का प्रयोग करते थे, शहद यूज़ करते थे। तोल की इकाई क्या होती थी, 16 के अनुपात में करते थे। कोई भी इकाई का अनुपात क्या करते थे, 16 के अनुपात में करते थे, जैसे 16, 32, ठीक है, ऐसे के अनुपात में इनकी इकाई चलती थी। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी ये बहुत विकसित हो चुके थे, तो ये बैलगाड़ी का प्रयोग भी करते थे। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये कौन सी सभ्यता कहलाई, ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहलाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी हर एक वर्ड्स में आपके क्वेश्चंस छुपे हैं, तो आप इसे अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना और पासा खेलना, शतरंज वगैरह करते थे। प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। इस टाइम भी लोग प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति में उलझे हुए थे, उस टाइम भी हमारे समाज में ये विद्यमान थी।
इसके बाद आता है आग। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। मतलब वो क्या करते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मैंने आपको बताया था। तो उन पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह से परिदृश्य देखेंगे और इसका पतन कैसे हुआ, और जो अलग अलग विदेशी थे या जो अलग अलग इतिहासकार थे उनकी क्या राय है कि इसका पतन कैसे हुआ, और वास्तविक में निष्कर्ष निकाल के हम देखेंगे कि वास्तविक में इसका पतन कैसे हो गया, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच।